Hello everyone. In this video, we will discuss the officially CBSE sample question paper of 2024 and 2025 of physics class. So let's see हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इस साल का क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज किया है, हम उसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को सोल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी टू ई तक होता है। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, तो हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। हमें बोला गया है A uniform electric field pointing in positive x direction exists in a region, यानी कि कहने का मतलब ये बोला गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, ये x डायरेक्शन है हमारी। ठीक, x एक्सिस में जा रहा है। लेट a बी द ओरिजिन बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि a हमारा ओरिजिन पॉइंट है, b ऑन द x एक्सिस एंड x बराबर +1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि b हमारा x बराबर 1 पर होगा। तो मैंने सपोज करो कि ये 0,0 ओरिजिन कंसीडर कर लिया और ये चीज हमारी x बराबर 1 पर है, तो यानी कि x एक्सिस पर होगी। तो x बराबर 1 सेंटीमीटर पर है, तो ये हमारा b पॉइंट हो गया और x की वैल्यू इसकी होगी 1। ठीक, उसके बाद बोला गया एंड सी बी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, यानी कि c जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है और वो कितनी दूरी पर है, वो भी 1 सेंटीमीटर पर है। तो ये x एक्सिस हो गई, तो ये हमारी y एक्सिस हो गई यहाँ पर। और ये भी जो हमारा C पॉइंट है वो भी हमारा y इक्वल्स टू 1 पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट चाहे तो 0,1 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। ठीक, आपसे बोला गया देन द पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए बी सी सेटिस्फाई। आपको कमेंट करना है पोटेंशियल पे। तो आपको ये बताओ ना, हम लोगों को ये पता है कि हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। तो अगर सपोज करो ये एक्स एक्सिस में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हमें ये थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए कि अगर एक ही लाइन पर है, यानी कि एक ही एक्सिस पर है, तो कहने का मतलब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगी इसकी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। तो यहाँ अगर इसके परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर अगर जो भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, मान लीजिए वो जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं ए पॉइंट और सी पॉइंट, इनका तो पोटेंशियल सेम रहेगा और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसमें पोटेंशियल घटेगा। तो इसका मतलब हो गया कि पहली चीज तो यहाँ से ये पता लग गई कि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पे लाई कर रहे हैं, वी ए और वी सी। तो वी ए इक्वल्स टू वी सी एंड बी इससे आगे है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ए वी सी ग्रेटर देन किससे है, वी बी से। अब हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्या वी ए स्मॉलर है वी बी से? नहीं, वी ए तो ग्रेटर है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, हाँ ये बात सही है। और आगे भी चेक कर लीजिए, वी ए इज लेस देन वी सी, नहीं ऐसा नहीं है। वी ए इज ग्रेटर देन वी सी, नहीं ये भी नहीं है। वी ए तो वी सी के इक्वल है, इसका मतलब ये एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, ए कंडक्टिंग वायर connects two charge conducting spheres radii r1 and r2 such that they attain equilibrium with respect to each other। दो कंडक्टिंग स्फेयर है हमारे पास, जिसका एक का रेडियस है मान लो r1 और एक का रेडियस है r2। ठीक, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया कंडक्टिंग वायर से। दे अटेन इक्विलिब्रियम कनेक्ट्स टू चार्ज, अगर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो जो भी हायर पोटेंशियल होगा जो भी लोअर पोटेंशियल होगा देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आइदर ऑफ देयर रेडी। ठीक, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस ऑफ द रेडी r1 एंड r2, यानी कि हमें E1 अपॉन E2 निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए ये R1 का कंडक्टिंग सरफेस है, ये R2 का है, इस पे मान लीजिए चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q1 Q2 है। और जब ये कंडक्शन अगर हो जाता है तो ये तब तक चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि V1 इक्वल्स टू V2, तब तक ये चार्ज फ्लो करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दोनों के पोटेंशियल इक्वल होने की वजह से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बच्चों, के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू। तो यहाँ से के से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू वन अपॉन क्यू टू का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा आर वन अपॉन आर टू। पर हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो ई वन अपॉन ई टू इक्वल्स टू के क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू की वैल्यू हो जाएगी के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ पर के से के हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर इंटू ये आर टू स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर।
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास यहाँ पे Q2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब हमारे पास Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू है R1 अपॉन R2, वी विल पुट दिस वैल्यूज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये E1 अपॉन E2 का रेशियो चल रहा है, तो E1 अपॉन E2 का रेशियो जो चल रहा है उसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा Q1 अपॉन Q2 की जगह R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। एक R1 से एक R1 कट जाएगा, एक R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, R2 अपॉन R1। इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए R2 अपॉन R1। क्या ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन क्लियर है, बी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है समझ आया बच्चों, क्लियर है। तो R2 अपॉन R1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, यानी कि एक रेडियस ए का हमारे पास एक डायग्राम है, कैरीज ए स्टडी करंट आई, यानी कि ये आई करंट को कैरी करता है, ठीक। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट क्रॉस सेक्शन, यानी कि पूरे क्रॉस सेक्शन में आई करंट फ्लो कर रही है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट का रेशियो चाहिए, a/2 अबाउ द सरफेस, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से सरफेस से a/2 ऊपर चलना है अपने को। तो ये a/2 हो गया ऑफ द सरफेस वायर टू दैट ए पॉइंट a/2 बिलो इट सरफेस, यानी कि दो जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी आउट और बी इन हम लोग इसको मान लेते हैं। तो जब हम ए से a/2 चलेंगे ऊपर, तो यानी कि ये केस हो जाएगा, तो उसकी रेडियस जो हमारे पास आ जाएगी बच्चों, यानी कि a प्लस a/2, दो रेडियस हमारे पास हो जाएगी। तो यानी कि आउटर क्लास में हमारे पास जो d की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो a प्लस a/2 हो जाएगी, जो कि किसके बराबर हो गई, 3a/2। और हमारे पास हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो हम जो फॉर्मूला निकालते हैं म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और अगर इन्फिनिटी वायर होता है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 हो जाते हैं उस केस में। तो हमारे पास वो आता है म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई डी। तो फॉर्मूला आता है हमारे पास म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई डी, जहां पर डी की वैल्यू हमारे पास 3a/2 हो गई। तो इसका मतलब हो गया म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई डी की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3a/2, तो ये 3a/2 यानी कि ऊपर 2 पहुंच जाएगा, तो 2 से 2 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू नोड आई डिवाइडेड बाई 3a। तो बी आउट जो है, जो फर्स्ट हमसे निकालना था, वो हमें आया है म्यू नोड आई अपॉन 3a। यस और नो, म्यू नोड आई अपॉन 3 पाई ए, यहाँ पाई भी लेफ्ट हो गया, तो ये म्यू नोड आई अपॉन 3 पाई ए। इसके बाद हम लोग इन साइड की बात करते हैं, तो a/2 हमें अंदर चलना है, इसका मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ये a/2 दूरी हो गई। इसका मतलब d की वैल्यू तो दूरी a/2 हो गई, यहाँ से सेंटर से हम लोग a/2 दूरी पर चलेंगे। अब हम लोगों को a/2 अंदर वाली दूरी की बात करनी, इनसाइड द सरफेस। इसका मतलब इनसाइड द सरफेस अगर हम लोग a/2 चलेंगे, तो यानी कि सेंटर से कितना दूरी पर हो जाएंगे हम लोग, सेंटर से a/2 दूरी पर। अब फॉर्मूला तो सर यही है, तो पर यहाँ देखो जब बी इन की बात आएगी तो यहाँ करंट क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम उतने एरिया में नहीं, अब a/2 दूरी पर हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो है करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो सिलेंडर बनेगा इनसाइड में वो खूब कम बनेगा। अब सर इसमें करंट कितनी कम हो जाएगी, तो करंट के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, तो बी इन कितना है वो हमें निकालना है। तो बी इन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पता है कि पाई ए स्क्वायर अगर पूरा एरिया है तो उसमें आई करंट बह रही है, तो अगर यूनिट एरिया होता तो कितनी करंट फ्लो होती, तो आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर होता। अब अगर हमें ये पता है कि इसका जो एरिया है वो कितना है, अब अगर इसका एरिया पाई ए स्क्वायर, अब इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बाई 4, अगर पाई ए स्क्वायर बाई 4 एरिया होगा तो कितना होगा, ये कितना करंट हो जाएगा, ये आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब पाई ए स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा I/4। इसका मतलब जो नई करंट आएगी इस लेस वाले में, इनसाइड में जो करंट फ्लो होगी उसको मान लो मैंने आई डैश माना, तो वो हो जाएगी मेरी I/4। ये सुनो, और d की वैल्यू मेरे पास इस केस में क्या है, d डैश मेरे पास हो गया, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा a/2। तो इस केस में हमारे पास अब जो b इनसाइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो b इनसाइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो होगा म्यू नोट आई
डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। तो म्यू नोट आई डैश हो जाएगा यहाँ पर, और आई डैश की वैल्यू किसके बराबर आई, म्यू नोट आई की जगह आ जाएगा हमारा आई बाई 4, और 2 पाई की जगह तो 2 पाई है ही, और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए बाई 2। इसका मतलब हो गया ए और बाई 2, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए। अब आप इसका रेशो लेंगे, तो रेशो लेने के लिए क्या करेंगे बच्चों, रेशो के लिए क्या होगा, अब आप यहाँ पर रेशो लेंगे बी आउट अपॉन बी इन। नाउ रेशो कितना हो जाएगा, नाउ रेशो हो जाएगा हमारे पास बी आउट अपॉन बी इन इक्वल्स टू म्यू नोड आई अपॉन 3 पाई ए इंटू बी इनसाइड की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा म्यू नोड आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, म्यू नोड आई से म्यू नोड आई, और पाई ए से पाई ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 4/3। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4/3। तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन। डिफ्रैक्शन इफेक्ट किस किस में होता है, हमें पहला ऑप्शन दिया है साउंड वेव्स ओनली। देखिए, साउंड वेव्स ओनली, लाइट वेव्स ओनली, अल्ट्रासोनिक वेव्स ओनली, और साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव्स। बच्चों साउंड वेव में तो होता ही है, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, और लाइट वेव में भी होता है। केवल इसके अंदर एक कंडीशन जरूर होती है कि जो ऑब्स्टेकल की साइज है या ओपनिंग की साइज है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ होनी चाहिए। तो डिफ्रैक्शन दोनों में ऑब्जर्व किया जा सकता है, साउंड वेव्स एंड एज वेल एज लाइट वेव्स। तो ये दोनों के लिए हमारे पास होता है, तो ये यहाँ पे आंसर दोनों के लिए आएगा F1। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अब हमें क्वेश्चन 5 में दिया है एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स, यानी कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यानी कि हमने 2 पैरेलल प्लेट क्रॉस सेक्शन एरिया बना लिए। हमारे पास इस तरीके से 2 प्लेट पैरेलल प्लेट प्लेन्स है, हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी है हम लोगों को, ए की वैल्यू दी है 0.001 मीटर स्क्वायर। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी, यानी कि 0.0001, यानी कि ये जो डी है वो भी हमें दिया है, और उस डी की वैल्यू हमें दी है 0.0001 मीटर। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट वेरीज एट 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, dv बाई dt, वो कितना है हमें 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हमसे id की वैल्यू पूछ रहे हैं कि बताइए id की वैल्यू क्या है। फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे d इक्वल्स टू, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है हमारे पास वो होती है एप्सिलॉन नोट डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बाई डी टी। ठीक, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि फाई ई किसके बराबर होता है, हमारे पास फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो है हमारे पास यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास कोस थीटा कोस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इस जगह तो आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी, और ई डॉट ई होगा यहाँ पे ई डॉट ए, और उसके बाद हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी। और आप जानते हैं कि वी और डी में क्या, ई ई में अगर हमारे पास पोटेंशियल दे रखा है, क्योंकि डी बाई डी टी, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ई इक्वल्स टू होता है वी बाई डी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यह हमारे पास आ जाएगा ए। अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है बच्चों, एप्सिलॉन नोट, यहाँ हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एप्सिलॉन नोट, इसके बाद में ए हमारा कांस्टेंट है, डी हमारे पास है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया, एरिया की क्रॉस सेक्शन वैल्यू हमारे पास अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था कि ए की वैल्यू कितनी है 0.001, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 10⁻³ ठीक है। और इसी तरीके से 1 2 3 4 यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻4 मीटर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू डी, ए और डी। तो ए हमारे पास था 10⁻³
एंड डी की वैल्यू हमारे पास थी 10⁻⁻⁴ इंटू डी वी बाई डी टी अगर हम देखें तो ये था हमारे पास 10⁻8 वोल्ट पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया यहाँ हम लोगों को 10⁻8 रखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -3 -15 और -15 और 8 और 4 यानी कि 10 यहाँ हमारे पास आ गया माइनस का 15 इंटू 10⁻8 + 4 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है तो ID यही हमारा आंसर होगा इसको। तो ये हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है इन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट। इसका मतलब हुआ VR इक्वल्स टू VL इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू 10 वोल्ट। मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, यानी कि LCR सीरीज सर्किट है हमारे पास। वो कैसे है? यानी कि ये हमारे पास L हो गया, ये R हो गया, ये L, यहाँ हमारे पास R और ये C, और यहाँ एक सोर्स वोल्टेज होगा जो इससे इस तरीके से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं VR किसके बराबर होता है IR, और IXL VC होगा हमारा IXC इक्वल्स टू हमारे पास 10। इसका मतलब यहाँ पे I कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर यानी कि R इक्वल्स टू किसके बराबर XL इक्वल्स टू XC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये 10 वोल्ट। अब अगर हम यहाँ पर सोर्स वोल्टेज देखें तो सोर्स वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर होता है? सोर्स वोल्टेज या वी नेट का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास किसके बराबर आता है? VR माइनस, यानी कि हमारे पास आएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग सोल्व कर लेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। यानी कि हमें सोर्स मिल गया IR, और जेड की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पर? अगर हम जेड की वैल्यू देखें तो जेड की वैल्यू भी कितनी आएगी अगर अंडर रूट से देखें हम लोग, तो XR का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर माइनस प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास सोल्व करने के बाद 10 आएगा, यानी कि 10। तो जेड हमारे पास 10 ओम आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है किसका? कैपेसिटेंस का, यानी कि अब जो सर्किट है वो LR सर्किट बन जाएगा। अब जो LR सर्किट बनेगा बच्चों, इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास L हो गया और ये R सर्किट हो गया। अब सोर्स के साथ ये कनेक्ट है, अब हमारा जो सोर्स के साथ कनेक्ट है वो ये VS है, जबकि VS हमारा 10 वोल्ट आया था। तो अब जो करंट है वो मॉडिफाई हो जाएगी, सपोज करो वो I डैश हो जाएगी। और अब यहाँ जो जेड बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? नाउ नया जो जेड डैश बनेगा वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट XR का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होता है, पर XC तो अब 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? XR का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, ये दोनों 10 ओम के हैं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट। अब जो हमारे पास हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि वोल्टेज बताना है हमें अक्रॉस किसके? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी, यानी कि हमें इंडक्टेंस के अक्रॉस बताना है, यानी कि VL हमें बताना है। तो VL हमारे पास किसके बराबर होगा? VL इक्वल टू होगा हमारे पास I डैश एक्स है, और अगर हम इसको सोल्व करें तो VL इक्वल्स टू जो हो जाएगा I डैश किसके बराबर होगा? VS डिवाइडेड बाई जेड डैश, जो नया सोर्स वोल्टेज हुआ, नया इम्पीडेंस है, इंटू एक्सएल। एक्सएल हमारे पास कितना है? 10। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ VS की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और जेड डैश की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली, जो नया जेड डैश आया था वो था 10 रूट, इसका मतलब इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये VL आ गया। और VL की वैल्यू किसके बराबर हो गई बच्चों? अब जो VL की वैल्यू आ गई 10/रूट, और हमें यही निकालनी थी, तो दैट इज आवर आंसर। तो हम चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, तो 10/√2 यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है
करेक्ट मैच ऑफ कॉलम विथ कॉलम सेकंड, कॉलम वन को कॉलम सेकंड से मैच कराना। कैसे कराएंगे? ये हमें वेव्स का टाइप्स दिया है और यहाँ हमें प्रोडक्शन दिया है, कैसे मैच होगा? तो इंफ्रारेड जो है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो रैपिड वाइब्रेशन से तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इन इमिट से नहीं होता, क्लिस्ट्रॉन वाल माइक्रोवेव के लिए होता है। वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल की वजह से जो इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये किससे कनेक्ट होगा? एस से, यानी कि फर्स्ट वाला एस से जाना चाहिए। रेडियो वेव कैसे बनता है सर? तो रेडियो रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रीडियल से बनता है। ये आप लोग थ्योरी में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इनका प्रोडक्शन की एक टेबल दी है, तो वहां से आपको आइडिया पूरा हो जाएगा। लाइट क्या है सर? लाइट हम लोग इलेक्ट्रॉन इन एटम हायर एनर्जी से शेल से लोअर एनर्जी शेल जब एटम ट्रांजिट करते हैं तब बनता है। और माइक्रोवेव, माइक्रोवेव एक डिवाइस होता है क्लिस्ट्रॉन वाल, उसकी वजह से बनता है। तो फर्स्ट वाले में एस आ रहा है, तो यहाँ बी और डी में ऑप्शन मिलना है। सेकंड वाला पी से बनना है, सेकंड वाला आपका पी से बनना है, ठीक। और थर्ड वाला आपका ओ क्यू से बनना है, थर्ड वाला आपका क्यू से बनना है। और फोर्थ वाला आपका आर से बनना है, यानी कि बी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज डी, यानी कि क्लोजेस्ट अप्रोच हमारे पास डी है व्हेन इट मूव्स विद ए स्पीड वी टुवर्ड्स ए न्यूक्लियस। तो हमारे पास एक तो अल्फा पार्टिकल है, तो हमने मान लिया कि ये अल्फा पार्टिकल है और ये लौट के वापस आ जाता है। यहाँ कोई न्यूक्लियस है हमारे पास जिसका हमें अभी एटॉमिक नंबर कुछ नहीं पता है, तो हमने जेड मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है वो मैंने कंसीडर कर ली डी। और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? वी वेलोसिटी। Another alpha particle is projected with higher energy such that the new distance of the closest approach is d by 2, यानी कि अब जो नई डिस्टेंस है d डैश मान लिया जाए वो d by 2 है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन दिस केस? तो यहाँ आपको v डैश बताना है कि v डैश कितनी होगी। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है बच्चों कि जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच का कंसेप्ट होता है तो वहां पर क्या होता है हमें याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इस केस में जो है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तभी ये रुकता है, यानी कि एटम की इस अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है? इस न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बराबर होने के बाद कैंसिल आउट कर देती है, रोक देती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? क्यू वी, यानी कि पोटेंशियल। और यानी कि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल को रख सकते हैं, पोटेंशियल को रखेंगे तो क्या होगा? यानी कि के क्यू वन क्यू टू बाई आर हो जाता है। तो यहाँ पर क्यू यानी कि इसका जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो चार्ज होगा वो टू ई होता है, तो इसका चार्ज पार्टिकल होगा टू ई। तो यहाँ हमने रख दिया मान लो टू ई। और के क्यू बाई आर इसका इसका पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू की जगह मैंने लिख दिया जेड ई डिवाइडेड बाई आर, यानी कि कितनी दूरी है यहाँ से? डी। तो यहाँ पर हो गया के क्यू वन क्यू टू बाई आर, चाहे तो डायरेक्ट पोटेंशियल लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे या क्यू ई के से भी हो जाएगा ये। तो के इक्वल्स टू टू ई के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी वाला है ए की, और ये वाला के कौन सा है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला है, कांस्टेंट वाला। तो ये दोनों के में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा? टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन डी। और यहाँ हम इस के की वैल्यू भी पुट कर दें या हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। हमें तो डी से लेना देना है, तो डी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ हमारे पास टू मल्टीप्लाई में चला जाएगा और टू डी हमारे पास इधर है, तो एम वी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है? फोर के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। हमें डी और वी से लेना देना है, इसका मतलब डी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो गया। तो डी डैश इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो डी बाई डी डैश इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? डी बाई डी डैश यानी कि वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर। और हमारे पास डी बाई डी डैश यानी कि डी डैश की जगह क्या है? डी बाई टू, क्योंकि डी बाई टू डिस्टेंस है हमारे पास, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कितनी क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई है उसमें? डी डैश इक्वल्स टू डी बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हो गया कि हमें डी डैश की जगह डी बाई टू रखना है
और 1/v² यानी कि v डैश स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो बचा v डैश का स्क्वायर, यहाँ v डैश का स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय v डैश का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे और ज़्यादा इसको, तो ये हो जाएगा 2v² इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर। और v डैश की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो √2v, यानी कि जो हमारा v डैश है वो कितना हो जाएगा, √2v। ऑप्शन चेक करिए, देखिए हमें v डैश ही निकालना था, तो √2v आंसर आ रहा है। यस, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्लियर। अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या मतलब है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर of radius 6 cm and refractive index 1.5, the distance of virtual image from the surface of the sphere, हमें ये निकालना है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक स्फीयर चाहिए हम लोगों को, है ना। तो यहाँ मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर के बाद में हमें बोला गया है कि एट द सेंटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस हो जाएगी हमारे पास वो कितनी दे रखी है हमें, ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो गया 1.5 और आपसे वर्चुअल इमेज पूछा। तो अब यहाँ μ1 हो जाएगा, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, हमें बाहर कुछ भी नहीं दिया तो एयर ही मानेंगे, ये μ2 हो जाएगा। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव सरफेस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस से हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है। कर्व सरफेस से हम लोग एक फॉर्मूला, जिस मीडियम में रे जाती है उसको पहले लिखते हैं, बस ये याद रखना। तो μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। अगर अगर मीडियम में से अगर सपोज करो रेयर से डेंसर जाती तो हम लिखते हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो जिस मीडियम में रे एंटर कर जाती है, अब फॉर्मूले पड़े होंगे दोनों के लिए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, जहाँ पर μ1 और μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम होते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास μ1 की वैल्यू तो आ गई कितनी, μ1 की वैल्यू तो हम जानते हैं कि यहाँ 1 हो गया और v की वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस μ2 हमें पता है 1.5 डिवाइडेड बाई, और यहाँ u, हम यहाँ सरफेस को इसको ओरिजिन मानेंगे, है ना, ये हमारे पास सरफेस का काम करें 0,0 यहाँ से। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, -6 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मान लीजिए मैंने मान लिया इसको -6, ठीक, इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2, μ1 की जगह वापस से 1, μ2 की जगह वापस से 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है इसका, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो वापस से इसके लिए हम रेडियस यहाँ ओरिजिन से पीछे चलेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/v माइनस माइनस प्लस, मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ तो ये पॉइंट हटा के यहाँ से 15/60 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5, यानी कि माइनस का 0.5 और माइनस का ये कितना है 6 है, तो ये माइनस का 6 हो गया, तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से वो सिंप्लीफाई करके हमें क्या क्या मिल सकता है इसमें, तो हम देखेंगे 1/v प्लस 1/4, 15/60 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12। तो हम और आगे सोल्व करते हैं इसको, तो 1/v, हमें 1/v इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/4, 12 और एल 4 का एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 1 माइनस का 3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 1/6, और ये 1/v की वैल्यू है बच्चों, तो सो v की वैल्यू किसके बराबर होगी, v की वैल्यू होगी -6 सेंटीमीटर, यानी कि ये सरफेस से कितनी दूरी पर बनेगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें सारा कुछ पता लग गया इसका, यानी कि ये हमारा ओरिजिन है यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं इसकी इमेज बन रही है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर ये रे ऐसे जाएगी 0 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो वापस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो यहीं पे इसकी इमेज बन रही है। तो हमारे पास ऑप्शन 6 सेंटीमीटर आना चाहिए आंसर में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। 10 का मतलब है यहाँ कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन ए सीडी।
कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, तो रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट है तो ये तो होगा नहीं, डिफ्रैक्शन हाँ हो सकता है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के अंदर क्या करते हैं कलर स्प्लिट होंगे तो ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और एब्जॉर्प्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्यों, डिफ्रैक्शन एक ग्रेटिंग की तरह काम करता है, जो डाटा डिस्क बनती है वहां से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है, और जैसे लाइट एंटर करती है तो वहाँ स्प्लिट होता है कलर, इसलिए हमें वो दिखता है, इसलिए ये डिफ्रैक्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेन एटम डिपेंड्स ऑन स्ट्रांगली, किस किस पर डिपेंड करता है, पहला डोपिंग लेवल, बिल्कुल डोपिंग लेवल में डिपेंड करता है, इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डोपिंग लेवल जैसे इंक्रीज होगा तो वहाँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे और कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो इसका, और एनर्जी के, तो जब कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन तब डिपेंड करेगा, तब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, बाइसिंग देंगे, उससे होता है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर लग रहा है वो यहाँ डोपिंग लेवल लग रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा स्ट्रॉन्गली सबसे ज़्यादा डोपिंग लेवल पर डिपेंड करेगा और ये चार्ज कैरियर्स को बढ़ाएगा, उसकी वजह से कंडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब हम बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाय 0.1%, यानी कि रेडियस को हम जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं कितने से, 0.1% से डिक्रीज कर रहे हैं, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, वो कैसे बनता है, आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो एल बाई, ठीक, तो रो एल बाई ए होता है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ ऊपर नीचे इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, सर उससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि एल इंटू ए बनेगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और एल इंटू ए का मतलब क्या हो गया, रो वी अपॉन ए, तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ती है तो एरिया घटता है, और एरिया घटता है तो लेंथ बढ़ती है, तो उससे यहाँ हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई कि कांस्टेंट, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हुआ, यानी कि आर इज इक्वल्स टू हो गया रो वी अपॉन ए स्क्वायर, ए का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं तो रो वी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया रो वी पाई स्क्वायर और आर की पावर 4। अब अगर यहाँ से डेल्टा आर निकालेंगे तो हम लोग एरर वाला मेथड से करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट, पावर 4 है तो 4 डेल्टा आर अपॉन आर, और हमें डेल्टा आर अपॉन आर किसके बराबर दे रखा है, यानी कि कितना चेंज दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है हमें 0.1%, तो 0.1% दे रहेगा तो डेल्टा आर में कितना चेंज आ जाएगा, 4 इंटू 0.1%, इसका मतलब हो गया 0.4%। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग मेथड में फिर आर एफ निकालेंगे, आर आई निकालेंगे, और उसके बाद माइनस करके फिर उसका डेल्टा आर निकाल के परसेंटेज निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सवाल। तो 0.4% आने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे 16 तक, जो कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे पास, असर्शन रीजन। अब इसके अंदर हमारे पास असर्शन रीजन में दिया है, ऑप्शन ए है अगर दोनों सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation, standard abcd है, assertion is true reason is false और both assertion and reason is false। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, on increasing the current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increase its voltage sensitivity, यानी कि करंट सेंसिटिविटी बढ़े तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। तो इसको देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का, आई एस बराबर होता है एन ए बी डिवाइडेड बाई के, और उसी तरीके से हमारे पास V बराबर आई आर होता है, तो I की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर, अगर हम लोग I की जगह रख देंगे V बाई आर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है हमारे पास वी एस इक्वल्स टू एन ए बी डिवाइडेड बाई के आर। तो अब हमसे बोला गया है कि अगर सपोज करो करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर सपोज करो हम इसको 3 टाइम्स कर दें, लेटर सपोज अगर हम इसको 3 टाइम्स कर दें तो यहाँ भी 3 टाइम्स हो जाएगा,
पर 3 टाइम्स अगर n हो जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस भी तो डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस भी तो जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो उतनी लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ जाएगी तो उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो फिर तो ये जरूरी नहीं है कि इससे इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो उसके जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े। तो इसका मतलब हुआ कि ये बात तो सही हो गई। और दूसरा क्या बोला गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज, द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, आई एस, ये वाली बात भी आपकी सही है, और दोनों चीज़ें सही होने की वजह से, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और इसका ऑप्शन जो है वो ए है, यानी कि असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि इन ए हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स इमिशन स्पेक्ट्रम शो मेनी लाइंस। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में होता क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है पर वो हायर लेवल में कहीं भी जा सकता है, तो हायर लेवल में कहीं भी जा सकता है, और हायर से लोअर में जब आएगा तो ट्रांजिशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो मेनी लाइंस आती हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद बोला गया इन ए गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मेनी एटम्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, हैंस अब उसमें बहुत सारे एटम है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम मे बी डिफरेंट ऑर्बिट्स, सो मेनी ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। एक सैंपल में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे एटम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, और बहुत सारी शेल्स हो गई हायर एनर्जी शेल, तो कहीं से भी कहीं तक आ सकते हैं, तो बहुत सारे ट्रांजिशन लाइंस बन सकते हैं, स्पेक्ट्रम बनता है। तो यहाँ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और उसका रीजन भी एक सही है, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जिसमें है न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। नहीं, लीस्ट स्टेबल जब हम लोग मास एनर्जी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखेंगे तो 60 वाला लीस्ट स्टेबल नहीं होता है, 30 टू 60 70 वाले तो स्टेबल नेचर में आते हैं। ये आयरन के पास वाला है तो लीस्ट स्टेबल तो नहीं है। व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और दूसरी बात क्या है, व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन इनटू ए हेवी न्यूक्लियाई देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिक्रीज। नहीं, जब लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ते हैं तो वहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज की जगह क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ेंगे तब तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो जो असर्शन रीजन में इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट, डी ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, और एच बाई पी का मतलब हो गया एच बाई एम वी। और जब फ्री फॉल करते हैं हम लोग, जब हम लोग फ्री फॉल करेंगे तो क्या होता है, यहाँ v की वैल्यू बढ़ती है, और v की वैल्यू बढ़ेगी तो लेमडा घटेगा, लेमडा डिक्रीज करेगा। तो ये बोला गया है लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा क्या है, द मोमेंटम ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम तो भी उसी बात है, बढ़ेगा, क्योंकि p इक्वल्स टू एम वी है, p इक्वल्स टू एम वी है, तो ये भी ट्रू बात है, और ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट।